बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इसमें हम बात करेंगे कि आपके जॉइंट्स में पेन होने की वजूहात क्या होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसी तरह आपकी लो बैक पेन हो, शाइटिका का पेन हो, कंधे का जाम हो जाना हो, या आपके नी जॉइंट के अंदर कोई इस तरह का खला आ जाए, या फिर आपको चलने फिरने में दुश्वारी आने लग जाए, या आपके जॉइंट्स के अंदर से गैर ज़रूरी तौर पे आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिकेट करती हैं, आपकी बॉडी में सिम्टोमेटिकली चेंजिंग लेके आती हैं, जिससे इंसान को ये पता चलता है कि मेरे हड्डी और जोड़ों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए मुझे कंसल्ट करना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आपको जोड़ों से मुतल्लिका, हड्डियों से मुतल्लिका, पट्ठे से मुतल्लिका कोई बीमारी होती है, तो कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसको डील करती है, फिर उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या होता है, ट्रीटमेंट इसमें कैसे किया जा सकता है, जोड़ों के अंदर लगने वाले इंजेक्शन जो होते हैं वो किस तरह लगते हैं, कौन लगा सकता है, क्या स्पेशलिटी होती है, फिर उसको लगाने की वजूहात क्या होती हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे आज के इस स्टूडियो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को मैंने दावत दे रखी है, मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी, जो कि कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सर को आपने बेशुमार सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर देखा होगा। इसके अलावा सर की जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आर्थोपेडिक से रेलिवेंट जितनी भी एडवांसमेंट होती है दुनिया के अंदर, और जितना भी नॉलेज दुनिया में एडवांसमेंट के अंदर आता है, उस पर सर की गिरफ्त एक मजबूत है। तो सर को यहाँ पे बुला के हम कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और अपनी मसरूफियत में से कुछ टाइम निकाला, और हमारी ऑडियंस को उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के फार्मूले बताने पे कोशिश करेंगे हम। सर, आपने मौका दिया, शुक्रिया। सर वेलकम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मोहम्मद सुफियान चौधरी से कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन बनने तक का जो सफ़र है, इसमें आपको क्या मुश्किलात आई, क्या हडल्स आई, फैमिली कितनी कोऑपरेटिव रही, मुआशरे ने कितना सपोर्ट किया? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये इसमें ज़रूर कहता होता हूँ हमेशा ही, और बल्कि आज भी कहूँगा कि आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट। सर, MBBS करना मेरा बचपन से ही शौक़ था सर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौक़ के मुताबिक मेहनत भी की। फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। माशाल्लाह। मैं जो भी अपना आज तक अपनी कामयाबियों का जो सेहरा है वो हमेशा अपनी वालदा के सर रखता हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें ट्रेन किया, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने फ़िज़िकल एफ़र्ट बहुत की, बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़िज़िकल एफ़र्ट की। तो बाकी फिर साथ साथ बड़े बहन मेरी बड़ी सिस्टर्स भी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया एजुकेशन में। फिर अपनी थोड़ी बहुत जो मेहनत थी वो थी, अल्हम्दुलिल्लाह केई में एडमिशन हो गया। एज़ फार एज ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज़ कंसर्न, तो आई वाज वेरी मच फ़ैन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सिंस माय फर्स्ट ईयर MBBS। सर, ये शायद प्रॉबेबली मैंने बहुत कम जगहों पे कभी जिक्र किया है इस चीज़ का। फर्स्ट ईयर MBBS से मुझे ऑर्थोपेडिक्स पसंद थी, अच्छी लगती थी। सर, और फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में रहना पड़ा। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ इंटरेक्शन मेरा हुआ, प्राइवेटली भी और मेयो हॉस्पिटल में भी। सर, तो वो मेरी जो पसंद थी उस पर और ज़्यादा पक्की मोहर लग गई। ठीक है। तो मैंने फिर इसको इस तरह से प्लान किया था कि सिंस माय फाइनल ईयर आई वाज प्रिटी श्योर कि मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। मैंने उसी हिसाब से अपनी हाउस जॉब प्लान की, उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग प्लान की। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी मिल गई मेयो हॉस्पिटल में। हालांकि एनाटॉमी में ज़्यादातर लोग जो ना वो भागते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, मुझे शुरू से एनाटॉमी पसंद थी, इसी वजह से मुझे सर्जरी पसंद थी। ठीक।
तो वो सर्जरी में भी मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब हम एनाटमी पढ़ते थे तो मुझे सबसे अच्छी एनाटमी का जो पार्ट लगता था वो अपर एंड लोअर लिम्ब लगता था। एब्डोमेन पेल्विस मुझे कभी इतना पसंद नहीं आया, इसी तरह थोरेसिक कैविटी बहुत, उससे तो मैं भागता ही था, और दिमाग की तरफ तो हम कभी गए नहीं ना, वो तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये है कि अपर लोअर लिम्स बहुत मुझे फैसिनेट करते थे, हमेशा मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनको पढ़ने में भी, उनको उनकी डायसेक्शन करने में भी। जो हम डेड बॉडीज पे डायसेक्शन करते हैं, मैं और मेरा एक दोस्त क्लास फेलो मेरा होता था, मेरा बैच फेलो था सुहेब, तो मैं और वो अक्सर बैठे लगे रहते थे, हम छोटी छोटी डायसेक्शंस करते रहते थे। तो ये मेरा तो बड़ा खैर शौक था। उसका वो सर्जन नहीं बना, लेकिन वो ही वाज क्वाइट क्वालिफाइड इन डायसेक्शन, तो हम सारे ही तकरीबन उसको फॉलो करते थे उसमें। तो ये सारा एक किस्म का वो था। फिर ट्रेनिंग के बाद खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब से ट्रेनिंग में ज्वाइन हो, फिर तो ऑर्थो ही ऑर्थो है हर वक्त पे। तो सर अच्छा सर, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तक कितनी सर्जरीज जो है वो आपके हाथ से हो चुकी है? एग्जैक्टली मैं काउंटेड फिगर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक रफ, हाँ जी, एक रफ अंदाजा अगर मैं कहूँ तो आई कुड हैव डन मोर देन 6 से 7 हज़ार सर्जरी से ऊपर कर चुका हूँ मैं। एक्सीलेंट। टिल टुडे। और इसमें ये जब हम सर्जरी कहते हैं, तो जिसको हम सर्जरी कहते हैं वो प्रॉपर जो केस होता है, जिसमें प्रॉपर एनेस्थीसिया चाहिए होता है, जिसमें यानी कि ऐसी नहीं वो छोटी मोटी सर्जरीज, वो सॉर्ट ऑफ वायर निकाल दी या नाखून निकाल दिया या वायर डाल दी, इसको हम सर्जरी कंसिडर नहीं करते। जो प्रॉपर केसेस हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्चर्स हैं, या जो प्रॉपर कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स के केसेस हैं, कोई जॉइंट्स की हैं, कोई स्कोप्स की हैं, कोई इनको मिलाकर अगर मैं करूँ तो 6-7 हज़ार तक तकरीबन मेरा अंदाजा है। एक्सीलेंट। अच्छा सर, इस दौरान में आपने ये क्या फील किया कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों में इस तरह के हड्डियों के टूटने के रुझानात बढ़ना या बार बार इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होना, इसकी वजूहात क्या होती है? इसमें 2 तरह की वजूहात हैं। कुछ तो एक तो ऑर्गेनिक वजूहात है। ऑर्गेनिक वजूहात से मेरी मुराद ये है कि वो हैं जो ओवरऑल आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट है, उसमें डाइट जब से हमारा डाइट के ऊपर तो जितना बोला जाए कम है। बहरहाल आपके पास और बहुत सारे लोग आते होंगे जो इस चीज़ की अहमियत को ज़्यादा उजागर करते होंगे कि खालिस खुराकों की क्या सिग्निफिकेंस है और उनमें क्या उसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। ये जो हम बाहर से लेके खा रहे हैं, ये जो 30 रुपए में वाकई बड़ा शवारमा मिलता है और जो 50 रुपए में जो है वो बर्गर मिल जाता है, और ये पता नहीं डलता क्या उसमें। अब आप इससे अंदाजा लगाए ना कि उस 30 रुपए में वो कमा भी रहा है अभी उसमें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो एक तो डाइट हो गई, दूसरा फिर लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल से मेरी मुराद यहाँ पर ये होती है कि हमारे लाइफ स्टाइल में वॉक, एक्टिविटीज, इन चीज़ों का बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया। ऐसे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है जी, ना होने के बराबर है। और बल्कि अगर किसी को कह भी दिया जाए तो वो नहीं, उसको उसकी अहमियत समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अगर आप नोट करेंगे कि आज से जो हम 50 साल या 100 साल पीछे चले जाएं, जो हमारे फादर्स या फोर फादर्स हैं, उनकी सेहत का राज यही है। मैं अक्सर मजाक से कहता होता हूँ, मेरे पास कोई मरीज आता है नौजवान, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम अपने वालिद से ज्यादा कमजोर हो ऐसे ही इस वक्त। हालांकि तुम्हारे वालिद की उम्र 40-50 साल होगी, तुम्हारी उम्र 20-22 साल, लेकिन तुम 20-22 साल में अपने 40-50 साल बूढ़े बाप से ज्यादा कमजोर हो। उसकी वजह स्ट्रक्चर ऐसा है बिल्कुल। एक तो डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, ऊपर से एक्टिविटी नहीं है। अब उसके फादर ने तो बेचारे ने टफ टाइम देखा है, वॉक भी देखी है, एक्सरसाइज भी देखी है, मुशक्कत भी देखी है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बिल्कुल। तो इस और देखने को तैयार भी नहीं है। ये भी एक, ये उससे भी बड़ा। हाँ जी, तो ऑर्गेनिक चीज़ों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ें वो हैं जो एक्वायर्ड हैं। एक्वायर्ड में ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोटरसाइकिल्स का आप देख लें, सबसे ज़्यादा बाइक्स के एक्सीडेंट्स की रेशो सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो नौजवानों की है। और एक नौजवान का एक्सीडेंट होना एक पूरी फैमिली का बेसिकली हैंडीकैप होने, पूरा डैमेज होना, पूरी फैमिली हैंडीकैप होगी ना जी। वही तो उनका अर्निंग बनता है, वो बाकी सारे उस पर डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जितना, वो जो उनका ब्रेड अर्नर है वही अगर बिस्तर पे लेट जाएगा तो वो सारी फैमिली सफ़र करती है। फिर लेकिन इसमें भी ना, सॉरी टू से, इसमें हम खुद नहीं बचना चाहते। अब मैं आपने मैं अभी आ रहा था आपकी तरफ, तो आई वाज ड्राइविंग ऑन फिरोजपुर रोड, तो वो जो बाइकर लेन बनी है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का रास्ता उसने तंग किया है। कोई बाइक मुझे वहां नहीं नजर आई, सारे इधर ही चल रहे हैं, वो दाएं बाएं घुसा। हाँ जी, वही ना। तो अब देखें, सरकार ने एक किस्म की फैसिलिटेशन कर ही दी है। चलें, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि इस रोड को
इस नहीं, वो एक और चीज करने लगा था कि इस रोड को डिवाइड करके बाइकर्स लेन बजाने के बजाय एक ट्रैक एडिशनल बनाना ज्यादा शायद बेहतर होता। लेकिन चले अब बना दिया, तो अगर एब्सोल्युटली अब बाइक सारी उधर चली जाएंगी, इसमें गाड़ी वालों का कोई नुकसान नहीं है, इसमें बाइक वालों की सेफ्टी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो पता नहीं शायद अपनी अनाह पे लिए बैठे हैं कि हमने उधर नहीं चलानी, हमने इधर ही चलानी है, हालांकि ये उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया। फिर देखें हेलमेट्स नहीं पहनते, फिर अच्छा खैर वो तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। अब आप देखेंगे कि आप आराम से बिल्कुल इजी और अपने टू द पॉइंट आप ड्राइव करके जा रहे हैं, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इधर से आगे घुस जाएगा, एक इधर से आगे घुस जाएगा, गाड़ी वाले का बम्पर का नुकसान होना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना। ऐसे ही नुकसान अगर बिलफर्ज मैं नहीं ब्रेक लगाता, मैं जाने देता हूँ, जानबूझ के डेलिबरेटली भी जाने देता हूँ, तो मेरा बम्पर लग जाएगा, मेरी गाड़ी लग जाएगी थोड़ी बहुत, मेरा 15-20 हज़ार का नुकसान हो। वो जिसको लगेगी उसका जानी नुकसान होना है। हो सकता है वो जान से ही हाथ धो बैठे, अगर जान से नहीं हाथ धो बैठेगा तो कम से कम कोई सीवियर डिसेबिलिटीज और सीवियर डिजीजेस का शिकार हो जाए, और फिर वो कितना अरसा उससे रिकवर करेगा और उस इतने अरसे में उसकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा। ये चीज़ें मुझे सोचने से ज़्यादा इनको सोचनी चाहिए जो ये हरकतें करते हैं, लेकिन नहीं बाज आते। फिर स्पीड के अलावा प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है बिल्कुल भी, ना इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर है ही नहीं अल्लाह के हुक्म से, अगर है तो लगाना नहीं है। साइड मिरर नहीं है, साइड मिरर देखें जब लेन चेंज करनी है, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है बगैर देखे अगर आप चेंज करें तो सीधा टक्कर ही है ऐसे ही। तो ये तो अल्लाह ताला बचा ले तो बचा ले, वरना अदरवाइज ये जो एकदम ऐसे करके इधर जाते हैं तो अगर किसी से पिछली गाड़ी वाला या बाइक वाला ना कंट्रोल कर सका तो वो टक्कर हो जाएगी, वो दोनों का नुकसान हो जाएगा, लड़ाई भी होगी, और फिर जो डैमेज होना है वो उससे ज्यादा। तो ट्रॉमा में ये बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमारे लाइफस्टाइल से बहुत दूर चली गई हैं, जो कि होनी चाहिए। सफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट, आजकल इस चीज़ को कोई खास हम अहमियत नहीं देते। ठीक, बैठते भी नहीं वक्त रंग का, हाँ जी, ऐसे ही वो मुख्तलिफ यानी कि मिथ्स हैं, लेकिन बहरहाल आउटपुट ज़ीरो है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूध का इस्तेमाल चाहे जैसा भी मिल रहा है, लेकिन दूध इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स को जो हेल्प मिलती है, जो असल मिनरल्स मिलते हैं आपको, वो मिल्क से मिलते हैं। और फिर सनलाइट इसलिए क्योंकि ताकि विटामिन डी एक्टिवेट रहे, और एक्टिवेट रहेगा तो बेहतर बोन्स एंड जॉइंट्स की जो वियर एंड टियर है वो बेहतर रिपेयर होगी। तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली मिलकर एक्चुअली ये सारा कुछ डिज़ाइन कर रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से कोई एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है और दूसरा नहीं है तो ये बात गलत होगी। ये सारी इकट्ठी कंट्रीब्यूट करती हैं, तो फिर ये वाला हाल होता है जो आजकल हमारे पेशेंट्स का है। इसमें एक चीज़ सॉरी मैं डाइट में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो होता है ना कि आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, एक तो इस वजह से डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा ये कि जो आप बुरी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, मैंने पहले भी एक मरतबा एक पॉडकास्ट में कहा था कहीं पे कि मेरा एक पेशेंट है, आई स्टिल रिमेंबर, वो जब मेरे पास आया तो 22 साल उम्र होगी, 20 या 22 साल उम्र होगी, और वो ऐसे 2-3 स्टेयर से गिरा और उसकी ये शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो गया, और हुआ भी वहाँ से जहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, सब ट्रॉक रीजन हम उसको कहते हैं, 1/3 पे ऑलमोस्ट। तो अच्छा खैर उस वक्त जब फ्रैक्चर हुआ, मैंने तो खैर वो फैमिली को मैंने काउंसिल भी किया, और फिर उसके बाद मैंने बताया और हमने प्लान की सर्जरी, और सर्जरी पे मैं चला गया। मैंने कोई ख़ास उस पर बात नहीं की, क्योंकि मैंने उसमें उसकी वजह एक ये भी है कि मैंने इतनी गौर से डिटेल से हिस्ट्री नहीं थी सुनी कि इतना हल्का सा गिरने से ही फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे मतलब मुझे जो मेरे माइंड में था वो शायद ये था कि शायद एक्सीडेंट हुआ, कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ या समथिंग। वो हुआ ये कि जब मैं सर्जरी कर रहा था तो इट वॉज अ पेपर थिन बोन, बिल्कुल ऐसी, यानी कि इतनी जिसको कमज़ोर हड्डी कहते हैं, ना होने के बराबर, नौजवान 22 साल उम्र। अच्छा खैर जब मैं सर्जरी करके वापस आया तो मैंने फिर फैमिली से बात की, मैंने कहा जी क्या वजह है, क्या है इसका। तो खैर वो उनको तो फिगर आउट करना मुश्किल हुआ था। मैंने फिर सवाल जब पूछे तो मुझे पता चला कि वो तकरीबन डेली कोई 2 से 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, कोक पीता है। ही वॉज क्वाइट फैन ऑफ दैट। तो मैंने सब बहुत सख्ती से मना किया, मैंने कहा जी आज के बाद अगर ये बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा ना तो फिर जो दूसरी हड्डी है वो भी, हाँ जी, बाकी भी सारी खराब, बाकी भी कभी यही सिचुएशन होनी है। वो इतनी वीक थी डॉक्टर साहब के ना, हम जब नेल डालते हैं ना तो जो यंग पेशेंट होता है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नेल डालते हैं ना इस बोन में, वो 11 mm या बहुत ज़्यादा भी अगर होगा ना तो 12 mm का नेल डर जाता है मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, इससे ज़्यादा आप रीम नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज़्यादा बोन हार्ड होती है, वो रीम नहीं करने देती आपको। सर इस बच्चे में मैंने अपने पास बेस्ट पॉसिबल साइज था 14, और मैंने 14 का नेल डाला और वो भी बिल्कुल आराम से चला गया ऐसे।
ठीक है, इतनी वो हड्डी अंदर से खोखली थी, आप ये समझे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वाहिद रीजन क्या थी जी? कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरे क्या सोडियम खाना है। साइट्रेट ज्यादा हाँ, होने की वजह से भी वो सारा कोल्डियम में कार्बोनेट्स होते हैं, ये जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ऐसे ही तो हमारी बॉडी में ब्लड में जितना भी कैल्शियम होता है वो उस कार्बोनेट के साथ सिक्वेस्टर हो जाता है। जब वो सिक्वेस्टर होता है तो वो ब्लड से निकल जाता है, वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम पूरा करने के लिए बॉडी बोन से कैल्शियम निकालती है। ऐसे ही। अगली बार फिर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो फिर उसके साथ सिक्वेस्टर होकर जाया हो जाएगा, फिर बोन से कैल्शियम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बोन में कैल्शियम नहीं रहेगा, और वो ये वाली सूरत हाल होगी कि वो 2-3 ऐसे स्टेयर्स के स्टेप से गिर के बंदा गिर जाता है। ओके सर, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखी हुई है, इसमें सर मैं एक चीज़, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम इधर उधर हम देखते हैं विटामिन डी का जिक्र है, कैल्शियम का जिक्र है। आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो ये जिक्र कम था, इस तरह लोगों को इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी की अगर शॉर्टेज है, कैल्शियम बॉडी में पूरा है, या कैल्शियम बॉडी में कम है, विटामिन डी पूरा है, तो बेसिकली इनका क्या ऐसा प्रोसीजर है बॉडी के अंदर, कैल्शियम और विटामिन डी का लिंक क्या है जो आम पब्लिक को समझ आए कि इसकी कमी से क्या नुकसान आते हैं? सबसे इसमें अगर बेसिक लेवल पे बात की जाए ना, तो बोन्स का डायरेक्टली तो विटामिन डी से कोई ताल्लुक नहीं है। बोन्स का डायरेक्टली, ठीक। बोन्स एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, ठीक। और कैल्शियम के सॉल्ट्स जब तक उसको मिलते रहेंगे वो वहाँ पे फिलअप होती रहेगी और वो वहाँ पे डेवलप होती रहेगी, और अल्टीमेटली यही होगा कि वो स्ट्रांग हो जाएगी। सर, लेकिन कैल्शियम जो हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, उसकी एब्जॉर्प्शन से लेकर उसकी यूटिलाइजेशन तक, वो सारा विटामिन डी पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सर, आपने डाइट खाई, सर, उसमें कैल्शियम था, सर, वो कैल्शियम तब अब्जॉर्ब होगा जब आपके पास विटामिन डी होगा, ठीक, स्टमक से या आंतों से, यानी कि ठीक हो गया। अच्छा, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद, आंतों में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड का हिस्सा तब बनेगा जब आपके पास विटामिन डी सफिशिएंट होगा। ठीक। फिर सफिशिएंट क्वांटिटी ब्लड में आ गई। अब ब्लड से जो सफिशिएंट क्वांटिटी ब्लड में एक मखसूस मिकदार रखना जरूरी है ब्लड के फंक्शंस को पूरा करने के लिए, और उससे जो सरप्लस कैल्शियम होगा वो बॉडी स्टोर करेगी बोन्स में। उस स्टोरेज के लिए भी आपको विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन डी होगा तो स्टोर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक दो चीजें जरा और ज्यादा क्लेरिफाई करने वाली हैं। विटामिन डी का एक्चुअल रोल, जो सबसे सेंसिटिव बात करने लगा हूं, विटामिन डी का एक्चुअल रोल ब्लड में कैल्शियम पूरा करना है, ठीक, नॉट बोन्स में। ठीक, यानी बाहर से जहां से भी जहां से, या बाहर से या अंदर से, ठीक है। वो देखिए, एक सेंट्रल पूल ब्लड है। सर, विटामिन डी का काम है कि ब्लड में कैल्शियम की मिकदार एक मखसूस मिकदार में रखनी है। ठीक। अब उसमें होता यह है कि जब कैल्शियम ब्लड में कम होने लगता है किसी भी रीजन से, तो बॉडी बाहर से भी अटेम्प्ट करती है, अंदर से भी अटेम्प्ट करती है। सर, बाहर से अगर नहीं मिल रहा तो अंदर वाला तो है जो बोन्स में पड़ा हुआ है, वो उसको निकाल के ब्लड में पूरा कर देती है। ठीक। अब यहाँ पे वो बात समझने वाली है जो अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि एक मरीज है, वो मुसलसल कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। सर, वो जब कोल्ड ड्रिंक पीता है उसकी बॉडी में कार्बोनेट्स जाते हैं, वो कार्बोनेट जब ब्लड में जाते हैं वो ब्लड वाला कैल्शियम लेके बाहर चले जाते हैं। साथ निकलता है बाहर। जब निकल जाते हैं विटामिन डी को फौरन अलार्मिंग साइन आता है कि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, तो पूरा करो। अब बॉडी कोशिश करती है कि या बाहर से पूरा करें या अंदर से। जब बाहर से प्रॉपर कैल्शियम की सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी खाना खाया उसके बाद नहीं खाया, अब 8-10 घंटे, या जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम रोजे की हालत में, तो बाहर से तो आना नहीं है कैल्शियम, उतनी देर तक कैल्शियम विटामिन डी क्या करेगा, बोन से निकाल के ब्लड में पूरा कर देगा। तो विटामिन डी का जो वाइटल रोल है वो ब्लड में पूरा करना है। लेकिन चूंकि एब्जॉर्प्शन से भी रिलेटेड है, चूंकि एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में लाने से भी रेलिवेंट है, और फिर जब सरप्लस हो जाता है ब्लड में तो फिर विटामिन डी का काम है कि इधर से एब्जॉर्प्शन बंद करा दे और एक्स्ट्रा इधर डिपॉजिट करा दे। ये विटामिन डी का रोल है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ बिल्कुल, मतलब कैल्शियम के हर स्टेप पे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को चेक करना विटामिन डी का काम है। अगर विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम जहां पड़ा वो वहीं पड़ा जी, एब्जॉर्प्शन वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक।
ब्लड में कमी हो गई तो बोन्स वाला body या function में अब्जॉर्प्शन वाला automatically बॉडी problem। फंक्शन कंप्रोमाइज होते हैं। और इसमें यहाँ पे एक चीज समझने वाली है जो मैं आखिरी बात के तौर पर कैल्शियम विटामिन डी से रेलिवेंट करना चाहता हूँ। दिस इज द रीजन कि अकेला कैल्शियम लेना कोई फायदेमंद नहीं है, जब तक विटामिन डी, और अकेला विटामिन डी लेना भी कोई फायदेमंद नहीं है जब तक कैल्शियम आप साथ में कैल्शियम कंबाइन है। इसीलिए जितने कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं वो कैल्शियम विटामिन डी के डेली डोजेज वाले हैं, और साथ में वो K2 भी उसमें हाँ जिसमें विटामिन डी की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो उसको फिर हम वो जो प्योर विटामिन डी का सप्लीमेंट है, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स में और 2 लाख यूनिट्स में आता है या 6 लाख यूनिट्स में आता है, तो वो भी साथ ऐड ऑन कर देते हैं कि इसकी अपनी विटामिन डी की कमी भी पूरी हो, लेकिन साथ कैल्शियम भी सप्लीमेंट करना जरूरी है। कैल्शियम होगा तो विटामिन डी काम कर सकेगा, वरना गलत। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी बड़े खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये बात करने की कोशिश की कि कैल्शियम, विटामिन डी और आपकी हड्डियों और इस तरह के जो मसाइल होते हैं इनका आपस में लिंक क्या होता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बाकी डिटेल गुफ्तगू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सुफियान चौधरी हमारे साथ होंगे और हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक से पहले हमारे साथ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी मौजूद हैं और हम गुफ्तगू कर रहे थे विटामिन डी, कैल्शियम, इसका बॉडी के अंदर रोल क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम, इन सारे मामलात पर हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की। अब हम इसमें बात ये करेंगे, डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर के अंदर नी जॉइंट पेन, शोल्डर फ्रोजन या पाँच दफ़ा आपके जॉइंट के अंदर कंटिन्यू पेन रहना, फिर उसके ऊपर इंजेक्ट जो करना होता है वो करने की स्पेशलिटी क्या होती है और कब ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आजकल ये बड़ा मशहूर है कि जो भी बंदा जाता है उसका पेन अगर रिलीज़ नहीं हो रहा, नी जॉइंट है या उसके कंधे में कोई दर्द हो रहा है, तो उसको हर क्लिनिक पे ये एडवाइस की जाती है कि आपके कंधे में इंजेक्शन लगेगा या आपके जोड़ में इंजेक्शन लगेगा। बेसिकली ये इंजेक्शन लगाने की जो स्पेशलिटी होती है वो कौन लगा सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है? जहाँ तक बात है इंजेक्शन लगाने की, तो आई वुड प्रेफर कि क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही लगाया करें सिर्फ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इंजेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है ये डिसीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा कोई शायद ना कर सके। दूसरा, फिर इंजेक्शन लगाना कैसे है ये भी एक टेक्निक, यानी कि अब लगाने को करने को तो देखें कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन दिस इज़ बैड इनफ कि कोई भी बंदा, अब मरीज है तो हाँ जी मरीज है, तख्ता मश्क तो है नहीं, तो इन टेक्नीशियन से पूछे ना कि ये अपने पेरेंट्स को किससे लगवाते हैं। एक सवाल है छोटा सा सर, हर बंदा देखें, इट्स वेरी इजी टू डिसाइड कि अगर कोई काम मुझे लग रहा है ना कि पता नहीं ये सही है या गलत है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता सर। अगर कर सकता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो गलत है सर, सिंपल इज दैट। तो ये चीज़ें, तो फिर तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस स्टेज पे कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इनको नहीं पता होता। और आखिरी चीज़ ये है कि जहाँ पे भी इंजेक्शन लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टीराइल टेक्निक्स को मद्देनज़र रखते हुए। स्टीराइल टेक्निक से मुराद ये है कि इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं अपने तमाम पेशेंट्स को जॉइंट्स में इंजेक्शन थिएटर में लगाता हूँ और प्रॉपर स्टेरलाइज तरीके से लगाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं भी लगाता होगा, कोई बात नहीं, मुझे उससे गर्ज नहीं, लेकिन मैं अपनी बात ये करूँ कि मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टीराइल इन्वायरमेंट में स्टीराइल तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि 100 में से एक मरीज का जॉइंट इन्फेक्ट होगा और वो जो इन्फेक्ट होगा उसका मैं जवाब अल्लाह के सामने कम अज़ कम नहीं दे सकता सर। तो इसलिए अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा एक मरीज भी ऐसा नहीं है जिसको कोई थोड़ा सा भी कोई इन्फेक्शन का डर कंप्लेन भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र सर। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और दूसरी बात फिर ये है कि आपने पूछा कि इंडिकेशंस क्या होती हैं सर। जो होती हैं इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, जैसा कि फ्रोजन शोल्डर हो गया या इस तरह से और भी कई इस तरह से हैं, टेनिस एल्बो है, डी कर्वन सिंड्रोम है, यहाँ पे तो मैं भी अपने मरीज को जल्दी ही इंजेक्शन लगा देता हूँ। वो इसलिए लगा देता हूँ कि ये इन्फ्लेमेटरी है, जैसे ही दवाई अंदर जाएगी इन्फ्लेमेशन सेटल होगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा सर। तो इसमें इतना ज़्यादा मैं भी कोई डिले नहीं करता। जब पेशेंट मेरे पास आता है मैं एक आधी अटैम्प्ट देता हूँ मेडिसिन की, एक्सरसाइज, फिजियो की, अगर तो आराम आ जाए तो ठीक है, वरना इंजेक्शन लगा के फिर उसके बाद हम बाकी ये सारा कुछ करते हैं, एक्सरसाइजेज भी, फिजियो भी, मेडिसिन भी और एहतियात भी, तो उससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट का वो जो एक डिसेबिलिटी या एक वो जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है सर, क्योंकि ये परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम ने हमेशा चलना है। लेकिन जहाँ तक बात आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की,
या ऐसे प्रॉब्लम्स की जिनमें लॉन्ग टर्म हमारा हमने ट्रीटमेंट प्लान करने होते हैं, उसमें फिर हम इतनी जल्दी इंजेक्शन नहीं लगाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अर्लीस्ट स्टेज पे अगर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का, बिलफर्ज नी का, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा कॉमन नी है, तो नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो मैं उसको लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यानी कि, और फिर उसके बाद वो तो जैसे आपने कहा कि हम जितना भी बोलते रहे लेकिन लोग अपना स्टाइल चेंज करना ही नहीं चाहते। वो सबसे पहले इसी पे गाइड करता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश यही होती है कि ये भी हो जाए साथ। फिर दूसरे स्टेज, उससे थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेज वाला पेशेंट आता है उसको मेडिसिन पे कोशिश करता हूँ कि वो कंट्रोल हो जाए, मैनेज हो जाए। फिर उससे भी अगर मेडिसिन से भी ना कंट्रोल या मैनेज हो रहा हो, या ऐसा पेशेंट हो जिसका मुझे लगता हो कि अगर इसको एक बार मैं इंजेक्शन लगा दूंगा तो उसके बाद ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बेहतर कर लेगा बनिस्बत अब के, तो उनको फिर मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ स्टीरॉइड का, पेन किलर। फिर जो अर्ली आर्थराइटिस होता है उसमें हम फिर रीजनरेटिव एजेंट्स भी लगाते हैं, सिर्फ स्टीरॉइड्स नहीं लगाते हैं। स्टीरॉइड्स तो बल्कि एक आखिरी ऑप्शन है, मतलब स्टीरॉइड दवाई नहीं है, स्टीरॉइड ने बीमारी को कुछ भी नहीं कहना, स्टीरॉइड ने सिर्फ आपका पेन कंट्रोल करना है, या जो सोजिश है, जो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं वो ज़रा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई मरीज़ ये समझता है कि स्टीरॉइड लगाने से गोडा बिल्कुल 22 साल का हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक। अलबत्ता वो जो हम जिन इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, रीजनरेटिव एजेंट्स हैं जिनमें सबसे सरे फहरिस्त हाइलोनिक एसिड है, वो लगाते हैं, या फिर पीआरपीज करते हैं हम लोग, उससे रीजनरेशन की जो एबिलिटी है नी की वो बेहतर हो जाती है। वो हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़रूर प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, बिल्कुल यंग पेशेंट है, अभी बहुत एज नहीं है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, ग्रेड 1 आर्थराइटिस हो गया, तो उसको जितनी जल्दी हम पीआरपी लगा देंगे, जितनी जल्दी हम उसमें हाइलोनिक एसिड वगैरह के इंजेक्शंस का कोर्स कर लेंगे, तो वो उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा और उसको उतना ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने में आसानी होगी, और उसका नहीं उतना ज़्यादा उसकी जो डिजीज़ का जो डिले है वो उतना बढ़ जाएगा। हमारा काम है डिजीज़ को डिले करना जितना पॉसिबल है। तो ये हो गया एज फार एज। सर ये भी कहा जाता है, इसमें लोग ये कहते हैं कि इंजेक्शन लग गया, अब 6 महीने या 2 साल या साल निकलेगा, दोबारा से फिर लगाना पड़ेगा, तो क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल। इसमें मैं आपको इसमें 2 कैटेगरीज बता देता हूँ। जो मैंने पहली कैटेगरी आपको बताई है, जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें तो वंस फॉर ऑल ही इंजेक्शन लगा हुआ काफ़ी है ना। मतलब आपने फ्रोजन शोल्डर था, आपने इंजेक्शन लगाया, 1 लगा दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगाने पड़ते हैं, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन जो एज रिलेटेड जो सीनाइल चेंजेस हैं, जो एज के साथ साथ होती हैं, उनमें तो ऑब्वियसली बीमारी तो वहीं की वहीं है। सर आपने आज इंजेक्शन लगाया, पेशेंट पेन फ्री हो गया, सिम्टम्स बेहतर हो गए, 6 महीने साल अच्छा गुजर गया, उसके बाद फिर दोबारा उसको सिम्टम्स तो डेवलप होने, क्योंकि बीमारी तो वहीं पे ही है। सर तो इसमें नो डाउट हमें बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन इंजेक्शंस लगाने से भी कोई बहुत बुरा इफेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक इंजेक्शन लगाने से अगर आपके 6 महीने या साल बग़ैर पेन किलर्स के गुजर जाते हैं, बग़ैर तकलीफ़ के गुजर जाते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन के बगैर गुजर जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनिस्बत इसके कि आप रोज़ाना 2-4 पेन किलर्स भी खाएं, मैदा भी ख़राब हो, गुर्दे भी ख़राब हों, और भी 100 मसले मसाइल हों, और फिर भी पेन कंट्रोल उतना अच्छा ना हो। बिल्कुल। तो ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर इसकी जो अपना इसी के साथ अगर रेलिवेंट हम करें तो लोग ये कहते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से भी आजकल नी जॉइंट में कोई पेन रिलीज किया जा सकता है। बहुत इस पे वर्किंग हो रही है, इस पे बहुत सारी स्टडीज हैं, अभी इसके रिजल्ट्स हमारे सामने एस्टैब्लिश्ड नहीं है। वंस हमारे सामने एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट्स आ जाए, जैसे पीआरपी के बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं, तो इसलिए हम पीआरपी तो करते हैं, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है फॉर द टाइम बीइंग अब तक, और फिर ये है कि अभी तक चूंकि उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो इस वजह से हम तो नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका बड़ा स्कोप है, एडवांस ट्रीटमेंट्स में इसका एक बहुत बड़ा नाम होगा, और प्रोबेबली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पेशेंट लोगों की लाइफस्टाइल्स को मॉडिफाई करने में इन द लॉन्ग रन। अच्छा सर, ये नी जॉइंट के जब हम लगाते हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें जो मरीज करवा के अपने कंसल्टेंट के पास प्राइमरीली एक्सरे ही काफ़ी होता है सिर्फ। ठीक है, एक्सरे पे ही आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन देख के बता देगा कि किस ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मुझे क्या करना है। इन केस अगर कुछ और थोड़ा सा कोई डाउट हो तो फिर 2-4 जो रूटीन के टेस्ट होते हैं जो हम बोन्स एंड जॉइंट्स के करवाते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, विटामिन डी लेवल्स हो गए, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स हो गया, बाजुकात यूरिक एसिड की एक आधे जॉइंट में पेन होती है, और फिर उसके बाद रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर लग रहा है तो उसके टेस्ट जिसको आम जुबान में गंठिया कहते हैं, तो इनको ज़रा सेग्रीगेट करना पहले ज़रूरी है, और अगर जब आपको एस्टैब्लिश हो जाए कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है तो फिर आप आसानी से अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सरे की बेसिस पे। दैट्स मोर देन इनफ।
सर तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टेस्टों की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। सर इसी तरह हम देखते हैं कि कमर दर्द के सिलसिले में L4 L5 के लोग अक्सर उसने और जितने भी उन्होंने CT स्कैन वगैरह करवाए होते हैं तो ये रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। तो इस तरह के जो पेन्स होते हैं वहाँ पे भी कोई इंजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या मेडिकेशन है या डायरेक्ट सर्जरी है? कमर दर्द पे थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। कमर दर्द बुनियादी तौर पर जो मुआशरे में जो कॉमन जो बैक पेन है और जो अल्टीमेटली टर्न्स इनटू शायटिका, उसकी जो अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो नंबर 1 कैटेगरी इज़ मस्कुलर, ठीक, नंबर 2 इज़ डिस्क डिजीज़ एंड नंबर 3 इज़ मोरों का कोई मसला जो स्पाइन की डिजेनरेशन है वो चीज़। तो जहाँ तक बात है मस्कुलर पेन्स की, तो वो तो मुझे आपको भी हो सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, और वो कभी भी हो सकती हैं और कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। वो डिपेंड करती हैं लाइफस्टाइल पे, वो डिपेंड करती हैं अच्छी वॉक पे, अच्छी एक्सरसाइज पे, वो डिपेंड करती हैं पोस्चर पे कि किसी बंदे का पोस्चर कैसा है, वो डिपेंड करती हैं कि आपकी डाइट कैसी है, और लास्टली वो डिपेंड करती हैं कि आपका स्टमक अच्छा है, आपके ओवरऑल सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं। तो वो तो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, इतनी दर्द है कि कुछ किया ही नहीं जाता, लेकिन वो सारा दिन काम भी कर रहे होते हैं फिर भी। मिसाल के तौर कई मरीज आते हैं ना जी, क्या काम क्या करते हो जी, मैं मजदूर है जी, इट्टा चुकना, कमर से बड़ी दर्द रहती है, तो ज़ाहिर है मस्कुलर है जी, बिल्कुल ऐसी ही, काम भी वजनी है, रेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो इतनी हिंडरिंग भी नहीं है कि वो आपको काम ना करने दे, राइट। तो ये हो गई मस्कुलर। फिर दूसरे नंबर पे आती हैं डिस्क डिजीजेज। डिस्क डिजीजेज ज़रा डिफरेंट है। मस्कुलर पेन्स मैनेज करना आसान है, वो तो इतना इशू नहीं है। डिस्क डिजीजेज में फिर आगे हम MRs करवाते हैं, उसमें पता लगता है कि डिस्क स्लिप है नहीं है, कितनी स्लिप है, फिर सिर्फ स्लिप है या डिस्क साथ में उसमें उसका मटेरियल भी सारा लीक आउट हो गया, वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए बड़ा इरिटेंट होता है, तो वो हो गया। उसमें फिर हम प्लान करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे कंजर्वेटिव नहीं है तो फिर इंजेक्शन का भी प्लान हो सकते हैं। अगर इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता फिर अल्टीमेटली सर्जरीज भी इसकी बहुत सारी हैं, उतने पार्ट ऑफ द डिस्क निकाल देते हैं। आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी का बड़ा अच्छा इसमें ट्रेंड है कि जस्ट एंडोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि वो कैमरे वाली जिसको आम जुबान में कहते हैं, कैमरा डाला, जो डिस्क का अफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल दिया और वॉश आउट करके वहाँ से, और पेशेंट बिल्कुल फाइन नेक्स्ट डे। तो ये डिस्क डिजीज़ की ये बात है। फिर आती है डीजनरेटिव स्पाइन की जो चेंजेस है, जिसमें मोरे ही ख़राब हो जाते हैं और मोरे ही अपनी जगह आपस में आगे पीछे कर लेते हैं, या उनका आपस में जो एक सफिशेंट गैप होता है वो गैप ख़त्म हो जाता है, वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें इंजेक्शन के रोल हैं, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हैं, और प्लस फिर इन द लॉन्ग रन उसमें सर्जरीज भी हैं। उसमें आमतौर पर एज पेशेंट की वो होती है कि ये डिसाइड करना कि पेशेंट को कंजर्वेटिव पे रखना है या सर्जरी पे रखना है, ये डिपेंड्स एक्चुअली कर रहा होता है पेशेंट के अपने फैक्टर्स पे, कि शुगर है नहीं, ब्लड प्रेशर है नहीं है, कैसा कंट्रोल है, हार्ट डिजीज़ हैं या नहीं है, और एक इसमें यह भी एलिमेंट होता है कि पेशेंट की अपनी मोबिलिटी का स्टेटस क्या है, क्या इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद हमने पेशेंट को कोई फ़ायदा भी दिया कि नहीं दिया। एक पेशेंट है वो पहले भी बेड रिडन था और सर्जरी के बाद भी उसने बेड रिडन रहना है, तो ऐसे पेशेंट की सर्जरी करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उस मरीज़ को उल्टा एक आप सर्जिकल इंसल्ट से गुजार के और मज़ीद और पहले से भी वीक कर रहे हैं। तो एक यंग पेशेंट्स में सर्जरी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ओल्ड एज में वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पे पेन कंट्रोल करने के लिए करनी पड़ जाए, वरना अदरवाइज़ अगर पेशेंट कहता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा इतना, या मुझसे वजनी काम नहीं किया जाता, तो हम उससे कहते हैं भाई आप अवॉइड कर लें, बस दैट्स इट। 70 ईयर्स ऑफ एज में अब आपने कितना को चलना है और कितना को वजनी काम करना है। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी साथ साथ कंबाइन रखते हैं, और ये डिसीजन हमेशा पेशेंट के फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए होता है। सर जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक की बात की थी, तो चाय का इस्तेमाल भी जॉइंट को ख़राब करता है? डेफिनेट। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी में एक ही कहते हैं, मैं बल्कि 4 C's, 4 C हैं ये, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट्स, स्मोकिंग किसी भी किस्म की। मैं कहता हूँ ये चारों की चारों आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स को 4 C अपनी लाइफ से 4 C's माइनस कर दें जी। तो फिर लाइफ बचेगी क्या? आप वो 7 C's ऐड कर लें, वो उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि चिया सीड्स हैं। बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। बहरहाल अच्छी चीज़ें काफ़ी सारी हैं, और इसमें मतलब मैं कहता हूँ आप कुछ भी स्पेशल ऐड ना करें, सिर्फ हार्मफुल चीज़ें निकाल दें और सिर्फ एक एवरेज और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल इख्तियार कर लें। थोड़ा बहुत जिसमें चलना फिरना भी हो, थोड़ा बहुत सैलड्स भी हो, थोड़ा बहुत दूध दही भी हो, थोड़ा बहुत अच्छी डाइट भी हो, तो इट्स गुड इनफ। मैं लाजमी नहीं है कि हर बंदे ने कोई मैराथन ही दौड़नी है या हर बंदे ने कोई क्या कहते हैं कोई स्पोर्ट्स या एथलीट ही बनना है, लेकिन हर बंदा इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो डेली एक्टिविटीज़ बगैर किसी स्ट्रेन के, बगैर किसी पेन के वो कर सके, तो दैट्स मोर देन इनफ। और थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी बंदा करे कि मैंने आज के बाद, जब आज से 20 साल बाद मैंने बूढ़े होना है,
तो उस वक्त मेरी बॉडी में क्या क्या होना चाहिए ताकि मैं इतना स्ट्रांग इनफ हूँ उस वक्त कि मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकूँ। सर और आखिरी चीज़ यहाँ पे ये भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। मेंटल हेल्थ होगी, चीज़ें बेहतर, मतलब मेंटल साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो वो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो जितना आप मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स रखें, बिला वजह बाद लोगों की आदत होती है बिला वजह सोचने की, ये पंखा ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों नहीं चलता, या फिर ये लाइट ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है। वो चीज़ें ऐसी सोचते हैं जिनका जो ना उनके बस में है और ना उनका वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें सोचने का फ़ायदा ही नहीं। सर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी जोड़ों को ख़राब कर सकता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल जोड़ों को थोड़ा सा ख़राब ज़रूर इस सेंस में करेगा कि अक्सर जॉइंट फैमिलीज़ में स्टेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब इकट्ठा घर होता है, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स का यूज़ भी बेसिकली तो सर जब हम स्टूडियो में होते हैं हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती है, आपके साथ गुफ्तगू करने को मज़ीद भी दिल चाह रहा था, लेकिन चूँकि यहाँ पे टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारे पास 1 मिनट है। सर डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के नाम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बोन्स, ये जॉइंट्स और ये जितनी भी आपकी बॉडी हेल्थ है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। इसको बंदा अच्छे तरीके से प्लान करके हर वो चीज़ जिसका पता है कि नुकसानदेह है और उसके बावजूद उसको इस्तेमाल करना या वो काम करना, ये वैसे भी शरन भी मुनासिब नहीं है और मेडिकली तो वैसे ही बुरा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आज आप अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल को फोकस करेंगे, इतना आप अब फ्यूचर में दवाइयों से, डॉक्टरों से, इंजेक्शन से, ऑपरेशन से दूर रहेंगे। तो ये चीज़ आज से हमने डिसाइड करनी है कि क्या हमने अल्टीमेटली इन चीज़ों पे जाना है। जाना बुरा नहीं है, मामरे मजबूरी जाना भी चाहिए, लेकिन डिसाइड आपने आज करना है कि आपने लाइफस्टाइल क्या रखना है। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है तो इन द लॉन्ग रन आपको शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको इन सब चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा जो हमने भी डिस्कस की हैं। और अगर आपने कहना है कि नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने अभी अपना प्रेजेंट एंजॉय करना है, तो फिर फ्यूचर की गारंटी नहीं हो सकती उसमें। तो इस हवाले से आज से ही सोचें। रब्ता करना चाहें तो किस तरह करें? मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। मैं नियाज़ी मेडिकल सेंटर समनाबाद में मेरी प्रैक्टिस है, वहाँ पे भी जिस पेशेंट को भी देखना हो मैं वहाँ देख सकता हूँ। और बाकी जैसे भी फिजिबल हो, आई एम हैप्पी। अल्लाह ताला खैर। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू की। नाजरीन आपने देखा कि हमने जॉइंट के ऊपर गुफ्तगू की और जोड़ों के मुतल्लिका जितनी भी आपको वीकनेस करने वाली जो डाइट है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब को आप किसी भी जगह सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है आज के दौर में। डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन को अगर आप सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी सर की सर्विसेज मौजूद हैं और सर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह की कोई थ्योरी, कोई क्यूरी, कोई सवाल जवाब कुछ भी आपके जहन में आता है तो आप कमेंट्स में कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कमेंट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट्स जितने भी होते हैं वो हमारी आवाज़ को मजबूत करते हैं और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।